पूरे प्रैक्टिस सेट में कितने सेट दिए हुए हैं? 30 सेट दिए हुए हैं। आज से एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। तो हमारे चैनल पे बने रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट 1 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि तुहीन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहीन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी एक एक मिनट काम करते हैं। क्या करते हैं? पहले तुहीन करते हैं, फिर प्रणव, फिर तुहीन, फिर प्रणव, बारी बारी से एक एक मिनट काम किए। केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि तुहीन जो है वो पूरा काम कितने 42 मिनट में खत्म करता है, और प्रणव कितने में? तो प्रणव खत्म करता है 70 मिनट में। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 210। ये 210 जो एलसीएम लेते हैं वो क्या निकल कर आता है? ये निकल कर आता है कुल काम। 42 और 70 को एलसीएम लिए हैं तो ये कुल काम निकल के आ गया 210। अगर 42 से भागा देंगे 210 में तो ये 5 जो आएगा ये क्या है? ये क्षमता होगा। ये क्या होगा? ये क्षमता है। और 1 मिनट का ये क्षमता इतना है। और ये जो होगा ये कितना क्षमता है? ये 3 का। क्या है? 3 का है। तो तुहीन का क्षमता 5 है, अब प्रणव के जो है वो 3 है। तुहीन द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य कितना है? 5 यूनिट है। कितना? 5 यूनिट है। किसके द्वारा? तुहीन के द्वारा। और प्रणव के द्वारा किया गया 1 मिनट में कितना यूनिट है? तो ये 3 यूनिट। अब कह रहा है बारी बारी से कर रहा है। अगर मान लिया कि पहले 1 मिनट में जो है वो तुहीन करता है तो अगले 1 मिनट में कौन करता है? प्रणव करता है। फिर 1 मिनट में क्या करता है? तुहीन करता है। फिर 1 मिनट कौन करता है? प्रणव करता है। यानी हमें 2 मिनट में कितना कार्य हुआ? 5 यूनिट तुहीन के द्वारा और 3 यूनिट जो है प्रणव के द्वारा। यानी टोटल जो है वो 8 यूनिट होता है। कितने? हर 2 मिनट में जो है वो होते हैं 8 यूनिट। तो टोटल काम कितना है? 210 यूनिट है। अब 210 से अगर लगभग 8 से हम भागा देंगे तो ये कितने बार में लगेगा? लगभग 26 दशमलव कुछ आएगा। तो 26 गुना 8 अगर करते हैं तो 208 यूनिट होता है। क्या है? 208 यूनिट। ये सिर्फ चेक किए हैं कि 210 बटा करेंगे तो लगभग किसके नज़दीक है? तो 26 के। तो 208 यूनिट बच गया। कार्य कितना? कार्य जो बच गया वो 210 माइनस 208 बराबर 2 यूनिट कार्य जो है बच गया। अब तुहीन से शुरू हुआ, प्रणव तक खत्म हुआ। टोटल कार्य कितने मिनट चला? तो 26 कितना हो जाए? टोटल 52 मिनट कार्य चला है और अभी 2 यूनिट कार्य बच गया। यानी तुहीन प्रणव का सबका खत्म होगा। अगला जो स्टार्ट करेगा कौन करेगा? तुहीन करेगा। तो 2 कार्य बच रहा है और तुहीन जो करता है 1 मिनट में कितना कार्य करता है? तो वो है 5 कार्य करता है। यानी 5 कार्य करता है 1 मिनट में। तो 2 कार्य करता है 1/5 गुना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या है? 1/5 गुना 2। और इसे अगर हम 60 से सेकेंड से गुना कर देंगे तो हमारा जो हो जाएगा कि 60 से इसे गुना कर देते हैं क्योंकि मिनट में है तो 60 सेकंड में। तो ये जो आ जाएगा ये 24 सेकंड में कार्य करता है। कितना? 24 सेकंड में। तब पहले जो हमारा आया 26 कितना आया? 26 और प्लस 26 कितना हुआ? 52 आया और प्लस 24 सेकंड और लगा किसको? तुहीन को लगा। यानी टोटल जो हमारे पास लगा 52 प्लस 24 सेकंड। आंसर जो हमारा आ जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मिताली और जुलन ने क्रमशः 336 और 231 एक कारोबार में निवेश किया, परंतु मिताली ने कुछ महीने बाद पैसे वापस निकाल लिए। 12 महीनों के समापन पर मिताली और जुलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात जो है 2:3 होने पर मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा वापस निकाला होगा? तब माना कि जो है यहाँ पर मानना होगा कि मिताली ने पैसा निवेश किया कितना? x महीना के लिए। कितना? x महीना के लिए, क्योंकि वो तो निकाल लिया था तो x महीना के निकाले। यानी 336 गुना x महीने का वो निवेश किया। और जो जुलन है वो कितने महीनों का निवेश किया? तो वो 12 महीने का, क्योंकि 12 महीने के बाद जब ये निकाला तो 2:3 में हो गया। तो दोनों का निवेश आ गया महीना में, और जब पैसा निकला तो कितना हुआ? लाभ का अनुपात 2/3 हुआ। बस इसी को कैलकुलेट करना है और x का मान निकाल देना है, क्योंकि x जो हम माने वो क्या है? महीना माने। तो यहाँ पर से x बराबर हो जाएगा 2 गुना 231 गुना 12/336
और गुना कितना हो जाएगा 3। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो 5.5 आएगा, यानी हमारे पास जो महीने आएगा कितना आएगा 5.5 महीनों के बाद अपना पैसा निकाल लिया था मिताली ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, तीसरे नंबर पे। 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 का निवेश करने पर खाली स्थान ब्याज प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है, और दर कितना दिया हुआ है तो 8%, समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, बटा 100 से भागा दीजिए, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 8 5 40 और 40 गुना 18 कितना हो गया, तो ये हो गया 720। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन ए, ब्याज जो हमें प्राप्त हुआ कितना 720 रुपया। चौथा नंबर प्रश्न है कि यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग जो है वो बड़ा होगा। अब मान लिया कि संख्या क्या है 5x और कितना हो जाएगा 9x, क्या है 9x। अब 5x अब प्लस 9x जो है वो कितना है दोनों भागों में कौन से, तो 5x प्लस 9x बराबर हो जाएगा ये 84। तो 5 9 कितना होगा 14x, 14x बराबर हो जाएगा 84, x बराबर जो आ जाएगा क्या है 6। तो बड़ा भाग हमें निकल जाएगा कितना, बड़ा भाग जो है वो कितना है, बड़ा भाग जो है वो 9x है, तो 9 गुना 6 कितना होगा 54 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्या है 54। अगला प्रश्न है कि पाल्सन आमतौर पर 7:15 बजे अपने घर से निकलता है और समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन उसने अपनी समान गति के 3/5 पर यात्रा की और इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचा। जो समान गति है उसके 3/5 पर यात्रा की, इसलिए 45 मिनट देर से पहुंचा। पाल्सन को आमतौर पर अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये हमें निकालना है। तो पाल्सन की जो नई चाल हो जाएगा, नई चाल जो हो जाएगा, जो सामान्य चाल था क्या था, सामान्य चाल का कितना हो जाएगा 3/5। तो लिया गया समय जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लिया गया समय जो हो जाएगा सामान्य समय जो होगा, सामान्य समय का क्या हो जाएगा 5/3, सामान्य समय का 5/3 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है सामान्य समय का 5/3 क्या है 5/3, माइनस 1 कर देंगे, सामान्य समय का 5/3 माइनस 1 बराबर क्या हो रहा है 45 मिनट हो रहा है, क्या है 45 मिनट। सामान्य समय जितना जा रहा था उससे अगर समय ज़्यादा लगा है तो वो कितने है लगा है 45 मिनट लगा है। तो सामान्य समय का 2/3 बराबर हो जाएगा कितना 45 मिनट हो जाएगा, क्या है 45 मिनट हो जाएगा। तो सामान्य समय निकल जाएगा, सामान्य समय बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 45 सही 3 उधर चला जाएगा 3/2 मिनट, क्या है 2 मिनट। ये हो जाएगा कितना 45 गुना 3/2 मिनट। और अगर इसे क्या करना होगा 60 से भागा दे देते हैं तो 1 घंटे में आ जाएगा, यानी 45 गुना 3/2 गुना 60, ये हो जाएगा कितने में घंटे में, क्या है घंटे में, यानी हो जाएगा 9/8 घंटे, यानी 1.1/8 घंटे। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या होगा डी होगा। अगला प्रश्न है कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति किलोमीटर पर आवर में क्या है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, शांत जल में नाव की चाल कितना है 135 किलोमीटर चलाता है 7.5 घंटा में, 135 भागा 7.5 बराबर 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और नाव की जो चाल है, नाव की चाल जो है धारा के विपरीत कितना है, धारा के है जो विपरीत है वो कितना है, तो 48/4 कर देंगे, यानी 12 किलोमीटर पर आवर, क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की
चाल जो हो जाएगी वो 18 - 12 बराबर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर शांत जल में एक बार निकाल लेना है ना, नाव की चाल और धारा के विपरीत जो है उस समय क्या चाल है, और दोनों को घटा देंगे तो हमारा धारा की चाल निकल के आ जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। तो 24 से विभाजित अगर करना है तो क्या क्या को देखना होगा, 3 और 8 को दोनों विभाजित होना चाहिए। अब 3 से विभाज्य वह संख्या होगा जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, और 8 से विभाज्य होने के वह संख्या जिसके अंकों का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होगा। अंतिम जो है वो 3 अंक जो है वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों जो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है वो देखते हैं। 14,744 को अगर जोड़ते हैं तो 20 आता है जो 3 से विभाज्य नहीं है। 28,856 को देखते हैं जोड़ते हैं तो 8 8 16 5 21 2 23 23 अच्छो क्या होगा 29 जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। 4 3 7 7 9 16 16 7 23 अच्छो 29 ये भी जो है वो 3 से विभाज्य नहीं। तो 3 से जो है सिर्फ डी विभाज्य है, इसलिए आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर पर घंटा है 9 सेकेंड में एक खंभा और 29 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा जो ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल क्या है? तो ट्रेन की चाल जो हो जाएगा वो 67.5 किलोमीटर बराबर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी निकालेंगे कितना मीटर पर सेकंड में। इतना करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता हो तो मीटर पर सेकंड आ जाता है। क्या है मीटर पर सेकंड। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा जो मीटर पर सेकंड में हम लोग बदले हैं, क्या है मीटर पर सेकंड में बदले हैं, उसको क्या करना है 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है और 9 सेकंड में क्या है एक खंभा को। तो खंभा को पार करने से पता चलेगा कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, और 29 सेकंड में जो है वो पार किया है, यानी प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों। यहाँ 29 माइनस अगर 9 घटा देते हैं तो कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। जब 20 गुना हो जाएगा तो ये पूरी तरह कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 375 मीटर हो जाएगा। क्या है 375 मीटर। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? औद्योगिक नीति संकल्प 1956, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी 3। क्या है 3। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया था। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 30 अप्रैल 1956 को। इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला वर्ग में है आधारभूत क्षेत्र के 17 उद्योगों को रखा गया था। इस औद्योगिक नीति में इसी वर्ग पर सर्वाधिक बल दिया गया था। दूसरा वर्ग में जो दूसरा वर्ग विभाजित किया गया था उसमें 12 उद्योगों को रखा गया था, और जो तीसरा वर्ग था उसमें कितने उद्योगों को रखा गया था? तीसरा वर्ग के अंतर्गत शेष सभी उद्योगों को रखा गया था तथा निजी उद्यमियों को इसके विकास की जो है वो अनुमति दी गई थी। और सबसे पहला औद्योगिक जो नीति लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था? पहला लागू हुआ था 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को तत्कालिक उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था। और औद्योगिक नीति 1948 के अंतर्गत उद्योगों को 4 भागों में विभक्त किया गया था। कितने भागों में? तो ये 4 भागों में विभक्त किया गया था। कब? पहला औद्योगिक को। 1956 वाला को कितने भागों में? तो वो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? कह रहा है कि कौन से वर्ष जनगणना हुआ था वो भारत की 14वीं जनगणना हुआ था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 10 नंबर का सी हो जाएगा। जो 2001 में हुआ था वो 14वीं हुआ था। 2001 में हुआ था वो कौन था? 14वीं जनगणना था। 14वीं जनगणना था। और 2011 में जो हुआ था वो 15वीं जनगणना था। क्या है? 15वीं जनगणना था। 15वीं जनगणना जो था उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था ये देख लेते हैं। ये 21 मार्च 2011 को अंतरिम आंकड़े जारी किया गया था।
इसके जो आयुक्त थे वो कौन थे? आयुक्त थे सी चंद्रमौली जो थे जनगणना आयुक्त थे। और 2011 के जो शुभंकर था वो क्या था? एक प्रांगण शिक्षिका थी। क्या थी? एक प्रांगण शिक्षिका थी। क्या? शुभंकर। 2011 के जनगणना के शुभंकर जो थे एक प्रांगण शिक्षिका थी। और स्लोगन क्या था? 2011 का? ये सब पूछ सकता है। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट था? तो 17.5% था। 17.5% था। अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली जनगणना कब हुआ था? तो सबसे पहली जनगणना जो हुआ था वह 1872 ईस्वी में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था। और नियमित जनगणना अगर पूछ ले, नियमित जनगणना जो है किनके कार्यकाल में हुआ था? तो यह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। क्या है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में यह जनगणना नियमित शुरू हो गया। क्या है? कार्यकाल में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 1881। पहली जनगणना 1872 ईस्वी में, नियमित रूप से जो हुआ था 1881 ईस्वी में। और डब्ल्यू प्लाउडेन जो है वो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। डब्ल्यू प्लाउडेन जो है भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, उड़ीसा में। प्रागल्को मतलब होता है स्मेल्टर्स, बॉक्साइड के कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश की सबसे बड़ी एल्युमिनियम संयंत्रों में से एक है, जो फ्रांस के सहयोग से दामनजोड़ी में स्थापित किया गया था। कहा? दामनजोड़ी में स्थापित किया गया था। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में ही बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल पदक जीत के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18वें स्थान पर रहे। कब? 18वें स्थान पे। 2024 जो पेरिस में खेला गया पैरा ओलंपिक, उसमें कितने सदस्य भाग लिए थे? तो 84 सदस्य। क्या है? 84 सदस्य भाग लिए थे। भारत दल ने 29 पदक जीते। क्या है? 29 पदक जीते, जिसमें 7 जो है वो स्वर्ण पदक है, 9 जो है वो रजत है और 13 जो है वो कांस्य पदक है। पदक तालिका में 18वें स्थान पे रहे। क्या है? 18वें स्थान पे रहे पदक तालिका में। क्या है? 18वें स्थान पे पदक तालिका में रहे। 7 जो जीते क्या है स्वर्ण पदक, को कौन कौन जीते? तो अवनी लेखरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह। अवनी लेखरा जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में, नितेश कुमार पुरुष एकल बैडमिंटन में, सुमित अंतिल भाला फेंक में, नवदीप सिंह भाला फेंक में, प्रवीण कुमार पुरुषों की ऊंची कूद में, धर्मवीर पुरुषों के क्लब थ्रो में, और पुरुषों के व्यक्तिगत रिकवर ओपन में हरविंदर सिंह पदक ये जीते थे। पहला स्थान पे जो है वो चीन रहा था 220 पदकों के साथ। अगला है मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और खाली स्थान N और S के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल का विस्तार दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों का स्थान महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा की कमी के कारण जो है वो मरुस्थल का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो वो है सहारा। विश्व का अगर भागों में पाया जाता है। यहाँ वर्षा की कमी के कारण जो है वो मरुस्थल का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो वो है सहारा। विश्व का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो वो है सहारा। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। और भारत पाकिस्तान में थार मरुस्थल जो है अवस्थित है। भारत पूरी तरह जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? टिप्पणी नृत्य का संबंध
सही जवाब हो जाएगा बी, गुजरात से है। टिप्पणी लोक नृत्य गुजरात के सौराष्ट्र चोरबाड़ क्षेत्र में उत्पन्न एक लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया रास गुजरात से ही संबंधित रखते हैं। अगर बात करें कर्नाटक के, तो कर्नाटक के सबसे लोकप्रिय नृत्य जो है वो क्या है, तो वो है यक्षगान है। क्या है, यक्षगान है। आंध्र प्रदेश के जो लोक नृत्य है वो कौन कौन है, तो गोबी नृत्य है, ढिमसा है, बोनालू है, ये सब जो है वो आंध्र प्रदेश के है। और कुचिपुड़ी भी वहाँ के जो है वो लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। कौन सा देश है जो विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ईरान हो जाएगा। केसर का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, तो क्रोकस सैटाइवस। क्या है, क्रोकस सैटाइवस है वानस्पतिक नाम। विश्व में केसर का सर्वाधिक उत्पादन ईरान, स्पेन और अफगानिस्तान में होता है। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कुल्हाड़ी से लकड़हारा, तो सुई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दर्जी। क्या है, दर्जी। जिस प्रकार कुल्हाड़ी की सहायता से लकड़हारा लकड़ी काटता है, उसी प्रकार सुई की सहायता से दर्जी कपड़े सीने का कार्य करता है। और हाँ, भारत में केसर की कृषि जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ तथा पंपोर के सीमित क्षेत्रों में अधिक की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व में तो ईरान में किया जाता है, भारत में जम्मू कश्मीर में। दिए गए चार चित्रों में सबसे अलग चित्र जो है इनमें से कौन है, ये बताना है। यहाँ से सबसे जो अलग चित्र है वो कौन है, तो 17 के हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। पहला जो है वो सबसे अलग है। क्या है, सबसे अलग है। मनमोहन परवीन का भाई है। परवीन की एकमात्र बहन की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है, ये कह रहा है। मनमोहन परवीन का भाई है, यानी अगर ये मनमोहन है, ये किसका भाई है, तो ये है परवीन का। क्या है, परवीन का ये भाई है। उसके बाद क्या, परवीन की एकमात्र बहन, परवीन की एकमात्र जो है बहन है की माँ, यहाँ हो जाएगा कि माँ की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये नानी लगेगी। क्या है, नानी। मनमोहन का भाई परवीन है और इसकी बहन भी, तो इसकी बहन लगेगा, यानी दोनों भाई है मनमोहन परवीन और एक बहन है। इसकी माँ खुद की माँ हुई मनमोहन के, और माँ की माँ जो हुई वो नानी लगती है। अतः जो आंसर हो जाएगा मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो वो नानी लगेगा। मनमोहन से है तो ये है नानी। अगला कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। प्रत्येक जो है मंत्री, प्रत्येक मंत्री क्या है, एक छात्र है, ये हो जाएगा छात्र है। उसके बाद प्रत्येक छात्र जो है वो अनुभवहीन है, ये क्या हो जाएगा, अनुभवहीन है। अनुभव जो है वो हीन है। निष्कर्ष में देखते हैं, प्रत्येक मंत्री जो है वो अनुभवहीन है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक अनुभवहीन लोग छात्र है, नहीं, कुछ अनुभवहीन लोग छात्र है, कुछ अनुभवहीन लोग छात्र है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो है वो सहमत है। निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये जो क्रम दिया हुआ है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 3 से 15 गया प्लस 12 किया गया है, 15 से 35 गया है प्लस 20 किया गया है, 35 से 63 गया है प्लस 28 किया गया है। अब 63 से क्या जाएगा हमें ये देखना है। तो यहाँ देखते हैं 12 से 20 गया है प्लस 8 किया गया, 20 से 8 प्लस करते हैं तो 28 है, 28 से क्या हो जाएगा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। 36 जोड़ेंगे किस में, 63 में, तो 63 प्लस क्या होगा 36, 6 3 9 और 6 3 9 99 हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना, 99 हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में रोटेट को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में काउंटिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आर से यू गया, क्या है, आर से यू गया तो आर एस टी यू प्लस 3 गया है, ओ से आर गया है, ओ से आर ये भी प्लस 3, टी से डब्ल्यू गया है, टी से डब्ल्यू गया है, ये भी प्लस 3, ए से डी गया प्लस 3, यानी सब में प्लस 3 गया है। तो सी ओ यू एन टी आई एन जी में सी से अगर प्लस 3 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एफ आएगा।
O से +3 करेंगे तो R होगा, U से +3 करेंगे तो X होगा, N से +3 करेंगे तो Q होगा। तो इसी से हमें आंसर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, A आ रहा है। क्या है, A आ रहा है। यहाँ पर एक ही से आंसर आ जाता, अगर C का +3 करते से ही आंसर आ रहा है तो हमारा A सही हो गया। वृत्त की चाप से वही संबंध है जो घर का खाली स्थान से है, तो वो है कमरे से है। क्या है, कमरे से। जिस प्रकार चाप वृत्त का एक भाग है, उसी प्रकार कमरा जो है वो घर का एक भाग है। एंजाइम एंट्रोकाइनेज किसके रूपांतरण में मदद करता है? एंजाइम जो है एंट्रोकाइनेज किसके रूपांतरण में मदद करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। एंजाइम एंटरकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। एंट्रोकाइनेज एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, यह ग्रहणी के म्यूकोसा से स्रावित होता है। यह अग्न्याशयी ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इस पॉलीपेप्टाइड का अवशोषण छोटी आंत के बिल्ली द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय 3 प्रकार के एंजाइम का स्रावन करता है। कौन कौन करता है? तो वो करता है ट्रिप्सिन का, यह प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरे तरह का जो करता है वो एमाइलेज। क्या है, एमाइलेज। एमाइलेज के काम है, यह स्टार्च को पाचन करता है। और तीसरे तरह के जो है वो है लाइपेज। क्या है, लाइपेज, यह वसा का पाचन करता है। ये तीनों जो है अग्न्याशय के एंजाइम है। एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं, और हार्मोन्स अधिकांशतः प्रोटीन तथा कुछ वसा निर्मित भी होते हैं। नेक्स्ट है, एक मात्रक 1 यूनिट ईसीजी के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसका प्रतिनिधित्व करता है? आप देखे होंगे ईसीजी का कभी अगर रिपोर्ट, तो इस तरह का कुछ बना हुआ आता है, इस तरह इस करके कुछ इस तरह बना हुआ। तो ये जो होता है वो पी तरंग होता है, ये जो होता है क्यूआरएस तरंग होता है, ये जो होता है टी तरंग होता है। तो ये इसकी जो दूरी है वो क्या है, वो निलय विध्रुवीकरण का है। क्या, निलय विध्रुवीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 24 के ए हो जाएगा, निलय का विध्रुवीकरण का। और जो ये टी जो है वो क्या है, वो निलय के पुनः जो है ध्रुवीकरण करता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ईसीजी में समांतर रूप से 3 प्रकार के तरंग ही होता है, पी तरंग, क्यूआरएस तरंग और टी तरंग। हृदय का ऊपरी भाग आलिंद तथा निचला भाग जो होता है वो निलय कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस रूप में पौधे द्वारा लोहा अवशोषित किया जाता है? किस रूप में पौधों द्वारा लोहा अवशोषित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरिक रूप से। पौधे द्वारा लोहा फेरिक रूप से अवशोषित किए जाते हैं। पौधों को 17 आवश्यक पोषक खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जो 2 प्रकार के होता है। कुछ जिसे होता है बृहत, क्या है, बृहत पोषक। तो बृहत पोषक तत्व जो है वो CHONPKCAMGS आता है। और कुछ जो होता है वो कितना होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व वो है Cl, Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mu और Ni, ये सब जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट्स के रूप में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो मैथ का है। यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8 5:8 का घन है तो x³ का ज्ञात करें। कह रहा है 10x + 5 बटा 42x + 8 बराबर हो जाए 5 के क्यूब बटा 8 के क्यूब। 5:8 का जो है वो घन कह रहा है, तो 5:8 हो जाएगा। आगे इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x + 5 बटा 8 के क्यूब। 5:8 का जो है वो घन कह रहा है, तो 5:8 हो जाएगा। आगे इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10x + 5 बटा 42x + 8 बराबर 5×25 125 बटा 512 हो जाएगा। क्या होगा, 512। और इसे सोल्व करेंगे तो 512 × 10x + 5 बराबर 125 × 42x + 8। और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5120x + 2560
बराबर 5250x प्लस 100, यानी 130x बराबर हो जाएगा 1560, x बराबर आ जाएगा कितना 1560 बटा 130 बराबर 12। अतः एक्स क्यू का मान क्या होगा, तो एक्स क्यू बराबर एक्स बराबर कितना होगा 12 के क्यू बराबर होगा 1728। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जो 450, 577 तथा 704 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 9, 10 और 11 देती है। तो इसमें घटा दीजिए, 450 माइनस 9 बराबर हमारे पास हो जाएगा 441, 577 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 567, 704 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 693। तो तीनों को घटाने के बाद जो हमारा संख्या आया है उसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, और यही जो होगा बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो आंसर होगा कितना, निकालने पर 63 होगा। क्या होगा, 63 होगा। तो तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ होता है। यदि वह वस्तु के मूल्य का समान मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा और विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 1000 है तो इस पे 20% के लाभ अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 1200। अब इस पे करके अगर 10% की छूट दे देता है तो कितना 1080 में, लेकिन तराजू के खराबी के कारण कितना है 900 ही है इसका क्रय मूल्य। इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 का लाभ हो जाएगा। क्या है, जो लाभ होगा कितना 900 से 1080, तो यही लाभ हो गया 180। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा वो 180 बटा 900 अगुना 100 बराबर 20% का। तो लाभ या हानि प्रतिशत जो आएगा वो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 50 प्रश्नों वाले जांच परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए हाफ अंक माइनस कर दिए जाते हैं। एक परीक्षार्थी ने उस जांच परीक्षा में सभी प्रश्न पर प्रयास किए गए तथा कुल 40 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न जो है वो सही किए। तो ये 50 प्रश्न का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले माना कि सही बनाए गए प्रश्नों की संख्या कितना है x है, तो गलत कितना हुआ होगा, गलत हुआ होगा 50 माइनस x। अब x प्रश्न सही है उसको 2 मार्क्स मिला, और जो गलत हुआ होगा कितना गलत हुआ 50 माइनस x, उसमें से हाफ मार्क्स कट गया, तब जाके आया टोटल कितना, माइनस करने पर ये 40 आ गया। यानी 2x माइनस 25 प्लस x बाई 2 बराबर हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 50 प्लस x बटा 2 बराबर हो जाएगा कितना 40। तो 5x बराबर हो जाएगा 130, x बराबर हो जाएगा 26। यानी सही बनाए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा 26। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। पाइप एक टंकी को 36 मिनट में और पाइप बी जो है वो क्या करता है, भरता है 48 मिनट में। क्या है, 48 मिनट में। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए और टंकी 24 मिनट में भर जाती है, तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। तो 36 और 48 जो है इसका ए और बी का समय लगता है, दोनों के एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 144, जो कि कुल कार्य है। इसकी 4 क्षमता हो गया, इसकी 3 क्षमता हुआ। माना कि पाइप बी जो है x मिनट कार्य करता है, क्योंकि कह रहा है कि 24 मिनट में भर जाती है, तो पहले ही बी को अगर हम बंद करते हैं कितना देर पहले, वो मान लेते हैं x मिनट कार्य करेगा। तो 4 गुना 24 किसका, 24 मिनट पूरे चला है, कौन चला है, ए चला है, प्लस 3 क्षमता है बी का, वो चला है x मिनट, बराबर हो जाएगा 144। यहाँ x का जो है वो समय आ गया वो 16 मिनट। क्या है, 16 मिनट। 16 मिनट जो है वो पाइप बी को बंद कर देनी चाहिए। या बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, तो 16 मिनट में बंद कर देंगे। अगर ये भी 24 मिनट चलेगा तो पानी जो है वो और पहले ही भर जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न देखते हैं कि यदि कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बटा 2 साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री बराबर 2 बटा के है, तो के मान निकालना है। यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर होता है 1। उसी तरह कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b बराबर होता है 1।
तो यहाँ वाला ऊपर वाला इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b बराबर क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। नीचे 2 बाहर है और अंदर वाला जो है वो 1 हो जाएगा बराबर 2/k हो जाएगा। यहाँ से k के मान निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 2 ऊपर जो है और गुना 2 बराबर 4 आ जाएगा। आंसर कौन सा आ गया, 4 हमारा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर जो है वो मीनार स्थित है। समतल मैदान पर है जो मीनार स्थित है और इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा हुआ है, यानी ये जो है यहाँ तक मीनार है और ऊपर जो है वो झंडा लगा हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है वो h है। क्या है, h मीटर जो है वो झंडा की ऊंचाई है और नीचे जो है उसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। अब कह रहा है कि मैदान पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के आधार एवं शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। यहाँ से कहता है झंडे के आधार से, तो ये आधार हो गया, और झंडे के शीर्ष से, दोनों का अगर उन्नयन कोण देख रहे हैं तो एक का जो आ रहा है वो आ रहा है, पहला क्या कर रहा है, झंडे के आधार से, तो वो आ रहा है अल्फा, और झंडे के शिखर से वो आ रहा है कौन सा, बीटा आ रहा है। तो मीनार की हमें क्या है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई जो हम क्या है, x मान लिए हैं, यहाँ x मान लिए हैं, और उसका ऊंचाई जो कितना मान लिए हैं, h मान लिए हैं, जो कि दिया हुआ है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं, ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, क्या है, ए बी सी और डी, ये मान लेते हैं ए, ये बी सी और ये डी हो जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी में tan अल्फा क्या हो जाएगा, ए बी सी में tan अल्फा बराबर हो जाएगा x बटा बाई। बाई कौन है, जो ये इतना दूरी मान लेते हैं, आधार का जो दूरी है वो बाई, x बटा बाई, तो बाई बराबर आ जाएगा x बटा tan अल्फा। ये तो इक्वेशन हमारा बन आ गया। अब ऊपर वाला बड़ा ट्रायंगल में देखते हैं, यानी ट्रायंगल डी बी सी में, क्या है, डी बी सी में या बी डी सी में, तो tan बीटा बराबर हो जाएगा कितना, x प्लस एच, अब बटा क्या हो जाएगा, बाई, बाई यहाँ से निकल जाएगा x प्लस एच बटा क्या होगा, tan बीटा, क्या होगा, tan बीटा। ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब 1 और 2 को जो क्या करना है, हल करना है। 1 और 2 को जब हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 और 2 को हल करते हैं, x बाई tan अल्फा बराबर x प्लस एच बटा tan बीटा, क्योंकि दोनों बाई बाई जो है वो बराबर कर दिए हैं। यहाँ से हो जाएगा x tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर h tan अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से x निकल जाएगा, तो h tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा हो जाएगा। यानी हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ जाएगा h tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खिलौना एक शंकु के आकार का जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14 दशमलव जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा। यानी एक अगर इस तरह का क्या है, ये शंकु है, इसी के ऊपर एक खिलौना शंकु के आकार के 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। क्या है, अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ से ये हो जाएगा दूरी कितना, ये हो जाएगा 3.5, क्या होगा 3.5 हो जाएगा, और इस ये भी 3.5 हो जाएगा, और ये जो दूरी है ये कितना हो जाएगा, तो ये 14.5 माइनस 3.5 बराबर कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब शंकु की ऊंचाई h जो है वो 11 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या जो है 7/2 यानी 3.5 है। तो खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, यानी 2/3 पाई, r जो है वो 3 बार गुना कर देना, 3.5 गुना 3.5 गुना 3.5, अब प्लस जो हो जाएगा 1/3 गुना 22/7, r कितना है 3.5 गुना 3.5 और गुना h कितना है 11। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्या है, 231 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा था कि एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल लंबाई जो है 14.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की जो पूरी लंबाई है वो क्या है, 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन क्या है, तो यहाँ पर से जो हो जाएगा
वो शंकु का हमें अगर निकालना होगा, क्या निकालना, शंकु के लंबाई, तो 14.5 माइनस 3.5 कर देंगे तो 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर कैलकुलेट कीजिएगा, हमारा आ गया आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, किस महाद्वीप में? सही आंसर हो जाएगा सी, अफ्रीका में जो है वो सबसे अधिक है। ये बीपीएससी में भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। विश्व के कुल देशों की संख्या 200 से अधिक है, जिसमें यूएनए में 193 देश जो है वो सदस्य है। वेटिकन सिटी और ताइवान संयुक्त राष्ट्र की सूची में नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाले सबसे नवीनतम देश जो है वो दक्षिण सूडान है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या जो है वो कितनी है, तो वो है 54। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में जो है वो 50 है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है वो 23 है, और 23 जो है वो कौन से अमेरिका में है, तो उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में 15 देश है, और यूरोप में जो है वो 44 है। क्या है, 44 है। और अफ्रीका में जो है वो कितनी है, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो है वो 54 है। हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की खाली स्थान पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961-66 के बीच थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरी। क्या है, तीसरी। हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। हरित क्रांति की रूपरेखा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ हो गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जो है वो सत्य नहीं है, कौन सा एक कथन जो है वो सत्य नहीं है? म्यांमार की राजधानी नायपीडा है, बिल्कुल सही। फुलानी जनजाति का अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, ये भी सही है। केरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये गलत है। केरोसी एक ढाल ज्वालामुखी है जो केन्या के बारिंगो झील के उत्तरी छोर पर ग्रेगरी रिफ्ट में स्थित है। जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, बिल्कुल सही है। जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, ये सही है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 36 के जो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एसबीएस 2024 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूरत ने। क्या है, सूरत ने। वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक सर्वेक्षण स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया जाता है। इसमें श्रेणी 1 शहर जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है में सूरत गुजरात पहले स्थान पर रहा, इसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश का रहा, और तीसरा स्थान जो रहा आगरा उत्तर प्रदेश के रहा। अगर श्रेणी 2 शहरों जिनकी आबादी 3 से 10 लाख है की सूची में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा, और श्रेणी 3 शहर जिसमें 3 लाख से कम आबादी वाला में रायबरेली उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, डी वाई चंद्रचूड़ हैं। निम्नलिखित में किसने मोहन बीना का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? मोहन बीना का। और इसका सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा सी, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन बीना का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया। महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक विश्व मोहन भट्ट का जन्म 27 जुलाई 1950 में हुआ था। पंडित विश्व मोहन भट्ट एक तार वाला वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसे इन्होंने मोहन बीना कहा था। क्या कहा था? मोहन बीना कहा था। पंडित विश्व मोहन भट्ट को ग्रैमी पुरस्कार विजेता एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर विथ द रॉय कूडर के लिए जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 2002 में पद्मश्री और 2017 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और ये अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होंगे। कितना? अनुच्छेद जो है वो 89 के, और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया गया था। क्या है? सृजन किया गया था। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि जो है वो 6 माह ही होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है।
आंसर हो जाएगा ए चमगादड़। क्या है? चमगादड़। चमगादड़ को छोड़कर अन्य सभी पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि चमगादड़ जो है एक स्तनधारी में आते हैं। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपने घर एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। कह रहा है कि जो घर से, अगर घर है और एक्स उत्तर दिशा में, क्या है, उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला, फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया और आगे 10 किलोमीटर चला। पूरब की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और आगे 5 किलोमीटर गया। दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है। क्या है? 5 किलोमीटर जाता है। उसके बाद कह रहा है अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वो आगे 10 किलोमीटर जाता है। क्या है? 10 किलोमीटर जाता है। पश्चिम की ओर मुड़ते हुए 10 किलोमीटर जाता है। अब वो अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए उत्तर दिशा में है, क्योंकि यहाँ पर आ गया, इस बिंदु पर यहाँ पर घर है, तो ये किस दिशा है? तो ये है उत्तर दिशा है। तो आंसर हो जाएगा ए। यदि a@b का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। क्या है? ए बी का पुत्र है। a#b का अर्थ है कि ए बी का पति है। इस तरह का एक दिया हुआ है पैटर्न, तो कह रहा है p@q। @q में क्या हो जाएगा? p जो है वो क्या है? q का पुत्र है। q का पुत्र है, यानी यहाँ पर जो है प्रश्न में देखिए, यहाँ अगर p है तो q का ये पुत्र होगा। क्या होगा? पुत्र होगा। उसके बाद कहता है q*r है, यानी q जो है वो क्या हो जाएगा? q जो है r की पुत्री है। q जो है वो r की पुत्री है, यानी यहाँ जो हो जाएगा ये पुत्री हो जाएगा किसका? r का। यहाँ पर r हो जाएगा। उसके बाद r#s है। r#s है। r जो है वो क्या हो जाएगा? s का पति होगा। r जो होगा वो s का पति होगा, यानी ये दोनों पति पत्नी है, और ये पति पत्नी के ये पुत्री q है, और q के पुत्र जो होगा वो p है। तो कह रहा है इतना इतना का क्या अर्थ होगा? तो s और p में अगर संबंध में देखते हैं तो s जो है p की माँ है, ये गलत होगा। p की माँ नहीं है, वो नानी है। p जो है d की दादी है, तो यहाँ पर d का कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, गलत है। p जो है वो s की माँ है। p जो है वो s की माँ है, ये भी गलत है। s जो है वो p की नानी है, ये सही है। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कार्बिनेर शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता है? कार्बिनेर। और इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 9 जो है वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 n है और ऊपर वाला में जो सिर्फ है एक ही है। किसी विशेष कुछ भाषा में रिच को इस तरह लिखा जाता है, स्नो को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट में क्वाइन को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर r को लिखा गया है 4, i को लिखा गया है 2, c को लिखा गया है 7 और h को लिखा गया है 9। अगर अल्फ़ाबेटिकली में भी जो है स्थानीय अंक वो भी नहीं लिखा गया है, कुछ जोड़ घटाव करके अगर r का 18 होता है 8 1 9 किसी तरह भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसका डायरेक्ट मान ही लिखा हुआ है एट रेंडमली। अगर उसी तरह क्वाइन है, देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं। सी का क्या लिखा हुआ है? तो 7 लिखा हुआ है। अगर हम क्वाइन को देखते हैं, सी का क्या लिखा हुआ है? 7। ओ का कितना लिखा हुआ? ओ यहाँ पर है तो 9 लिखा गया है। आई का कितना लिखा गया है? 2 लिखा गया है। एन का कितना लिखा गया है? तो 3 लिखा गया है। 79 23 ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए 5 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज के परित बैठे हैं। क्या है? वृत्ताकार मेज के परित जो है वो 5 लोग बैठे हैं, 4 इस तरह बैठे हैं और 1 लोग और भी बैठे हुए हैं। उनके से एक से मुख बैठे हैं, उनमें से एक का मुख बाहर से और बाकी जो है और अन्य 4 का मुख केंद्र की ओर है। मतलब एक का मुख जो है बाहर, बाकी जो है केंद्र की ओर है। सी का मुख केंद्र की ओर है। अब कह रहा है कोई सी है जिसका मुख जो है वो केंद्र की ओर है और डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के बाईं ओर, अगर मान लिया कि डी कहीं पे देते हैं बाईं ओर, तो मुख अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, लेकिन क्या है दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पर डी बैठा देते हैं, यहाँ होगा या यहाँ होगा, दूसरे स्थान पर बैठे हैं। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठे हैं। बी जो है वो डी के दाईं ओर और दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। ए सी और डी
ए जो है सी और डी दोनों के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बैठा हुआ। ई बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। कह रहा है ई जो है वो बैठा है कहाँ पर, बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो दाईं में तभी होगा जब इसका अंदर भी होगा, इसका भी अंदर, इसका भी अंदर, और डी का जो है वो बाहर है। तो किसका मुख बाहर की ओर है, तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो बी हो जाएगा। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक ही वर्ष में विभिन्न महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में यात्रा करते हैं। यू सितंबर में यात्रा करता है, यू जो है वो किस में करता है, सितंबर में यात्रा करता है। यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करते, यू और क्यू के बीच में, यानी यू और क्यू के बीच में कोई एक व्यक्ति है जो यात्रा करता है। यहाँ पर कोई है, पी और एस के बीच में कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करता। यहाँ पर पी और एस के बीच में जो है वो कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करता है। एस पी के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। एस जो है वो क्या है, पी के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। एस और टी के बीच 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करते हैं। एस और टी के बीच में 2 से अधिक, एस जो हो जाएगा तो टी जो है हमारा इधर ही आएगा। 2 से अधिक हो गया, 1 2 3 हो गया। इनमें से कौन सा मार्च में यात्रा करते हैं, तो अगर मान लिया कि जनवरी में है तो ये फरवरी में, ये मार्च में, ये अप्रैल में, क्या है जनवरी फरवरी मार्च, तो आर जो है वो मार्च नहीं दिया हुआ, जुलाई दिया हुआ है। जुलाई, सितंबर और लास्ट में जो है वो दिसंबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा मार्च में यात्रा करता है, तो मार्च में जो करता है वो क्यू होता है। क्या है, क्यू। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डेटा के साथ किस प्रकार का पिरामिड प्राप्त किया जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता 120 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम, प्राथमिक उत्पादक 10 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बायोमास का उल्टा पिरामिड। क्या है, बायोमास का उल्टा पिरामिड। बायोस्फीयर रिजर्व का वह क्षेत्र जो कानूनी रूप से संरक्षित है और जहां किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है, उसे किसके रूप में जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, कोर जोन। क्या है, कोर जोन। कोर जोन के कार्यों में निम्न शामिल है, यह जैव विविधता का सुरक्षा करता है, यह प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली के संबंध में वास्तविक जानकारी देता है, और यह भूदृश्यों, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधताओं के संरक्षण करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, कोर जोन, मध्यवर्ती क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वेव विकास यानी वेव डेवलपमेंट का मूलभूत घटक नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा SQL। SQL वेब विकास का मूलभूत घटक नहीं है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशनल डेटाबेस में जानकारी संग्रहित करने और संसाधित करने के लिए आवश्यक है। वेब पेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML में लिखे जाते हैं। क्या है, HTML में। एक साइकिल के पहिए के व्यास 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर है। एक साइकिल के पहियों के व्यास 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 बार घूमता है, तो छोटे पहियों को उसी दूरी को तय करने में कितनी बार घूमना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि D1 बराबर जो है वो 66 है और D2 बराबर जो है वो 72 है। अब N1 बराबर वाट निकालना है, N2 बराबर जो है 1188 है। तो सूत्र से होता है D1 बटा D2 बराबर N2 बटा N1। 66 बटा 72 बराबर 1188 बटा N1। N1 बराबर जो हमारे पास आएगा वो 72 गुना 1188 बटा 66 बराबर होगा 1296। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्टम के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन क्या होगा। तो शंकु के छिन्न 5 का जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 हो जाएगा। मान रख दीजिए 1/3 गुना 22/7 गुना 10.5, ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 गुना 3 हो जाएगा। क्या है, 3, क्योंकि त्रिज्याएं जो है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा।
यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जहां सी कर्ण है तो त्रिज्या आर वृत्त जो त्रिभुज की भुजा को स्पर्श करता है आर द्वारा दिया जाता है। यानी कह रहा है कि एक जो है समकोण क्या है, त्रिभुज है। समकोण जो है वो इस तरह का त्रिभुज है। यहाँ पर जो है एक वृत्त है जो तीनों लाइन को टच कर रहा है। क्या है, तीनों लाइन को टच कर रहा है। यहाँ से ये आर हो जाएगा, ये आर और ये आर हो जाएगा। तीनों जो है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आर बराबर जो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी बटा 2। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पी रेखाखंड ए बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करे तो पी बिंदु के निर्देशांक हो गए यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना निर्देशांक है। यानी कह रहा है कि 3 हमारे पास बिंदु हैं, ये है ए, ये है बी और ये है पी है। पी के निर्देशांक जो है वो एक्स वाई है। इसका जो वैल्यू 1 है और इसका जो है वो के है। ए का जो है वो निर्देशांक है x1 y1 है और इसका जो है x2 y2 है। क्या है, x2 y2 है। तो पी एक्स वाई बराबर जो हो जाएगा वो p इंटू के x1 प्लस x2 बटा के प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा के बाई 1 प्लस बाई 2 बटा के प्लस 1 हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 54 के डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। यानी 3 गुना हो जा रहा है। कितना, 3 गुना। इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 1। कितने वर्षों में हो रहा है, तो 4 वर्षों में हो रहा है। 4 वर्षों में हो रहा है। अब कह रहा है 27 गुना। 27 गुना को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। यानी अब जो हो जाएगा कितना, 3 और गुना ये 4 वर्षों में, तो 4 तिया 12 वर्षों में। क्या है, 12 वर्षों में। आंसर हमारा हो जाएगा सी। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब मान लिया कि जो आय था वो कितना था, 100 था, बचत कर रहा था 15, खर्चा हो रहा था 85। अब इसका 20% जो है वो बढ़ गया है वेतन, यानी 120। अब भी वो बचा रहा है 15, खर्च कितना कर रहा है 105। कितना वृद्धि हो गया है, तो ये हो गया है 20 का वृद्धि हो गया है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 20 गुना 100 बटा कितना में वृद्धि हुआ है, तो 85 में वृद्धि हुआ है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 23.53% हो जाएगा। 23.53% हो जाएगा। निम्नलिखित तालिका 2015 से 19 तक एक कंपनी के व्यय के मदों को रुपया लाख प्रति वर्ष को दर्शाती है। अब कह रहा है इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज का औसत राशि कितनी चुकानी पड़ती है। तो औसत बराबर जो हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो हमें औसत निकालना होगा 23, 30, 40, 35, 45 का। यानी 23.5 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 45 बटा 5 हो जाएगा 173.5 बटा 5 बराबर 34.7 लाख रुपया। क्या है, लाख रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी हो जाएगा। निम्न बार ग्राफ में ए बी सी डी और ई विभिन्न संगठनों में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या जो है वो दी गई है। सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले जो है महिलाओं का औसत निकालना होगा। क्या है, महिलाओं को। तो कितना है 300 प्लस 275 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 125 अब बटा 5, यानी हो जाएगा 1150 बटा 5 बराबर 230। पुरुषों की अगर बात किया जाए, पुरुषों की, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 225 प्लस 325 किया जाए पुरुषों की, तो ये हो जाएगा 250 प्लस 225 प्लस 325 प्लस 275 प्लस 150 बटा 5, यानी 1225 बटा 5 बराबर 245 हो जाएगा। तो अनुपात बराबर जो हमारे पास आएगा होगा 230 माइनस 230 अनुपात कितना होगा 245, यानी 46:49 हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा।
भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ किया गया? राजस्थान में। कब से कब से? 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया गया था। अगला है 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? आंसर हो जाएगा ए, नमक कर का। और ये शुरू कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक सत्याग्रह दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था, जिसमें जो है 78 अनुयायियों के साथ जो है 241 मील जो लगभग क्या हो जाएगा 385 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद गुजरात के समुद्र तट पर स्थित नवसारी जिले के दांडी गांव पहुंचे, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 16 अप्रैल को 16 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक प्रतीकात्मक रूप से उठाकर नमक कानून तोड़ा गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से किया गया था। तो ये जो इतना डेट है, 2 डेट 12 मार्च और 6 अप्रैल इंपॉर्टेंट है। और ये जो है 78 सदस्यों के साथ 241 मील का जो है वो सफर करके गुजरे थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित शैल को कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे, इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा किसी लंबवतः दरार में जमता है तो क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक कहलाता है। झारखंड के शिवभूमि में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार है? कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बॉक्साइड के। उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक जो है वो राज्य है। देश के कुल बॉक्साइड उत्पादन का 76% केवल उड़ीसा राज्य ही उत्पादित करता है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जामनगर में स्थित है। कहाँ? जामनगर, गुजरात राज्य में। और यह स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। भारत के सबसे पुरानी तेल शोधन कारखाना डिगबोई, असम में है। अब बरौनी का तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो 1964 में स्थापित किया गया था। और किसके सहायता से? तो ये किया गया था सोवियत संघ रूस की सहायता से। कहाँ? तो यह है बरौनी में। हाल ही में खबरों में रहे बेपी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? और इसका आंसर हो जाएगा ईएसए और जाक्सा का। बेपी कोलंबो मिशन ईएसए और जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है। बेपी कोलंबो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा का मिशन है। इसका मकसद बुध ग्रह का अध्ययन करना है, बुध ग्रह का। इस मिशन को 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था और नवंबर 2026 में यह बुध ग्रह पर पहुंचने की उम्मीद है। अब आइए कथन और निष्कर्ष के प्रश्न देखते हैं। कुछ इरेजर पेपर है। अगर मान लिया कि ये क्या है? इरेजर है, तो कुछ इरेजर जो क्या है वो पेपर है। यहाँ हो जाएगा पेपर। क्या है? पेपर। अब कह रहा है दूसरे में कुछ पेपर क्लिप है। कुछ पेपर जो है वो क्लिप है और सभी क्लिप जो है वो बाल है। कुछ पेपर जो है वो हो जाएगा क्लिप है। उसके बाद कह रहा है कि सभी क्लिप बाल है। सभी क्लिप जो है वो क्या हो जाएंगे? बाल हो जाएंगे। निष्कर्ष में सभी जो पेपर हैं वो बाल हैं, ये गलत है। कुछ इरेजर क्लिप है, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा हो गया न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 जो है वो अनुसरण करता है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पे आने वाले अक्षर समूह का चयन करें। यहाँ पर से ए से सी गया है, +2 किया गया है। सी से क्या करेगा? ई किया जाएगा तो +2 ही होगा। ई से +2 किया गया है। जी है, जी से +2 आई से +2 जो है किया गया है के है।
उसी तरह नीचे में जो है -2r से -2p है, p से अगर -2 करेंगे तो n होगा। हमारे पास en जो है ऑप्शन में आ गया है। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें से त्रिभुज गिनना है कि कौन कौन है, यानी यहाँ 1 होगा, 2 होगा, ये क्या होगा, ये 2 होगा जो बड़ा वाला होगा, ना कि ये 3 होगा, 4 होगा, एक 5 होगा, इसके बाद एक ये जो होगा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, एक ये बड़ा वाला 9 होगा, ये होगा 10 होगा, और एक बड़ा वाला 11 होगा। इसी तरह यहाँ से फिर ये वाला होगा 12 होगा, यानी टोटल इसमें जो त्रिभुज आएंगे कितने आएंगे, 12 आएंगे। क्या है, त्रिभुज जो आएंगे 12 आएंगे। आप काउंट कर लीजिएगा, आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। निश्चित कूट भाषा में ग्रैब को 5401 लिखा जाता है और बैंक को 9101 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एन को कैसे लिखा जाएगा। जब यहाँ पर देखते हैं कि बी सेम है, कहाँ पर बी और बी सेम है, तो इन दोनों में कौन सेम है, तो 5 और 5 सेम है, 5 सेम है, या 0 सेम है, या 1 सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, जी भी सेम है, यानी बी, ए और जी ये तीनों का जो है वो सेम है। 501 में से कोई कोड लिखा जाएगा, तो बच गया एन। एन का जो कोड है 501 से कोई नहीं रहेगा, तो बच गया 9। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एन का कोड 9। दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। एक्स बाई को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है तो उसे IIM जाना चाहिए। ये एक्स है जो बाई को सलाह देता है। IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। एक्स बाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सिर्फ 1 होगा, क्योंकि अगर मान लें कि इसका निगेटिव पद से सोच के देखिए तब हमें आसान होता है ऐसे प्रश्न को करने में। IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा संस्था प्रदान नहीं करता है। क्या ये पहले जो युक्ति दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, उसको क्या करता है, डिसमिस कर दे रहा है। तो यानी हमारा जो है वो नहीं निगेटिव वाला होगा, तो ये हो जा रहा है। तो पूर्व धारणा जो हमारा एक सही हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, वो डी हो जाएगा। एक्स बाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, डी होगा। उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित बेन चित्र को प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर मान लिया कि ये चपरासी हो जाएगा, चपरासी, बी अगर हो जाएगा शिक्षित, क्या हो जाएगा, शिक्षित व्यक्ति, और ये हो जाएगा क्या है, सरकारी कर्मचारी। क्या है, सरकारी कर्मचारी। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कथन है, यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे की गेंदों का वजन कितना है। एक प्रश्न दिया हुआ है तो उस पर कथन निकालना है। यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे की गेंदों का वजन कितना होगा। प्रत्येक बॉल का 1/4 वजन 5 किलोग्राम है। 3 लोहे के बॉल का कुल वजन 2 लोहे के बॉल के कुल वजन से 20 किलोग्राम जो है वो अधिक है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। या तो कथन 1 पर्याप्त है या 2 है। जैसे मान लिया कि एक बॉल का वजन कितना हो जाएगा, एक बॉल का वजन हो जाएगा 5 × 4 बराबर 20 किलोग्राम। 10 बॉल का वजन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 × 10 बराबर 200 kg। कथन 1 में ये हो रहा है। कथन 2 में है 3 बॉल का वजन - 2 बॉल के वजन बराबर 20 kg, तो 1 बॉल का वजन 20 kg जो कि आ रहा है। 10 बॉल का वजन 200 kg। अतः दी गई प्रश्नों को उत्तर देने के लिए या तो कथन 1 या 2 जो है वो पर्याप्त है। आंसर हो जाएगा ए। हाइपर टेक्स्ट शब्द किसने गढ़ा और वेब पर दस्तावेजों को जोड़ने की अवधारणा की नींव रखी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बन्नेवर बुश ने। क्या है, हाइपर टेक्स्ट शब्द बन्नेवर बुश ने गढ़ा और वेब पर दस्तावेजों को जोड़ने की अवधारणा की नींव रखी। बन्नेवर बुश ने 1945 में अपने निबंध एज बी में थिंक में हाइपर टेक्स्ट शब्द गढ़ा था। HTML वेब सीरीज लिखने की प्रमुख जो है वो भाषा है। क्या है, प्रमुख भाषा है। निम्न में से किस रिएक्टर में कोई मॉडरेटर नहीं होता है। थिंक में हाइपर टेक्स्ट शब्द गढ़ा था। HTML वेब सीरीज लिखने की प्रमुख जो है वो भाषा है। क्या है, प्रमुख भाषा है। निम्न में से किस रिएक्टर में कोई मॉडरेटर नहीं होता है तथा साथ ही इसके कोर का आकार छोटा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्ट रिएक्टर। क्या है, फास्ट रिएक्टर। फास्ट रिएक्टर प्लांट ऐसे परमाणु रिएक्टर होते हैं जिसमें विद्युत उत्पादन के लिए फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग करते हैं और इसमें जितने ईंधन का प्रयोग किया जाता है उससे ज्यादा उत्पन्न होता है। DRDO दुर्गा 2 परियोजना के तहत किस प्रकार के हथियार का परीक्षण
करने की योजना बना रहा है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजर हथियार। क्या है? लेजर हथियार। त्रिभुज एबीसी केंद्र ओ वाले एक वृत्त में इस प्रकार अंतर्निहित है कि कोण एसीबी बराबर 115 डिग्री है। ओ को ए से मिलाया जाता है तो कोण ओ ए बी की माप क्या होगा? इसमें सबसे पहले तो क्या है, हमें एक त्रिभुज करना होगा जहां पर ओ जो है वो क्या है, केंद्र है। अब कह रहा है यहाँ से एक ये लाइन खींचेंगे, एक यहाँ होगा, ये इस तरह के हो रहा है। प्रश्न के अनुसार जो है हम लोग फिगर ड्रा कर दिया। यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी है, और ये जो हमारा निकल के आ रहा है वो थीटा है, और ये दिया हुआ है कितना, 115 डिग्री। क्या है? 115 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि ए सी बी, ए सी जो है और बी जो है वो कितना है, वो 15 डिग्री है। ए सी बी जो है वो 15 डिग्री है। तो O को A से मिलाया गया है, O को A से मिलाया जाता है, और कोण OAB बराबर जो थीटा है उसे हमें निकालना है। तो कोण C प्लस कोण C डैश बराबर जो होता है, यहाँ पर ये C डैश है, C डैश बराबर होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। 115 डिग्री प्लस कोण C डैश बराबर 180 डिग्री, कोण C डैश बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री आ जाएगा 65 डिग्री। अब कोण BOA बराबर होगा 2 गुना कोण C डैश हो जाएगा, यानी 2 गुना 65 डिग्री बराबर 130 डिग्री। क्या है? 130 डिग्री। तो यहाँ से और निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, कोण BOA में कोण OBA प्लस कोण OAB प्लस कोण BOA बराबर 180 डिग्री, यानी थीटा प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 50 डिग्री बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि 130 घट जाएगा, इधर 2 थीटा है, तो 50 डिग्री बटा 2 बराबर 25 डिग्री। तो हमारे पास जो आ जाएगा कौन सा, कोण OAB बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, 25 डिग्री आ गया। सही आंसर हो जाएगा डी। यदि x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 21, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई बराबर 7 है, तो x बटा बाई प्लस बाई बटा एक्स का मान जो है वो क्या होगा? क्या है? मान जो है वो क्या होगा? दिया हुआ क्या है कि x के पावर 4 प्लस बाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर कितना, 21। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई बराबर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा दूसरा है। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई बराबर क्या होता है, एक्स के पावर 4 प्लस बाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई। इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई बराबर लिख सकते हैं 21 बटा 7 यानी 3, और ये हमारा हो गया समीकरण 3। क्या है? समीकरण जो हो गया ये 3 हो गया। अब समीकरण 2 और 3 में जब हम देखते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई बराबर 3, और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई बराबर 7। अब इसे घटा दीजिए तो हो जाएगा 2x बाई बराबर -4, एक्स बाई बराबर हो जाएगा -2। ये इक्वेशन आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब समीकरण 2 में एक्स बाई का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस -2 बराबर 7, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, ये हो जाएगा एक्स बटा बाई प्लस बाई बटा एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा एक्स बाई बराबर 5 बटा -2 यानी -5 बटा 2। आंसर आ जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ये जो है फाइनल आंसर है 5 बटा 2 माइनस में आ जाएगा। 3 अंकों वाली संख्याएं ABC, CAB और BCA का योगफल जो है खाली स्थान से विभाज्य नहीं है। तो माना कि 3 अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है। तो प्रश्न में कह रहा है 1 2 3, 3 1 2 और 2 3 1, तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, जोड़ करेंगे तो 123 प्लस 312
प्लस 231 बराबर होगा 666। अब विकल्प ए में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 से विभाज्य है। विकल्प बी में संख्या क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 31 से विभाज्य नहीं है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो एक विभाज्य नहीं है, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक दुकानदार अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। माना कि दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, क्रय मूल्य उसके पास 100 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कर देता है 120 रुपया, छूट कितना देता है 10% का। अब क्या हो गया, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा कितना, विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा वो 108 रुपया हो जाएगा। लाभ उसको कितना हुआ 8 रुपया, क्योंकि 100 रुपया में वो खरीदा था, तो लाभ परसेंटेज बराबर हो जाएगा 8 गुना 100/100 बराबर 8%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य संख्या क्या होगा। तो शेष जो है हमारा क्या है, शेष 24 है, तो भाजक कितना हो जाएगा 24 गुना 9 बराबर 216। 8 गुना भागफल बराबर कितना है 216, तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा 216/8 बराबर 27। तो भाज्य बराबर यानी संख्या बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल प्लस 24 शेष, यानी 5856, 5856। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का है। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न लगभग जो है थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, और यहाँ तो स्टेटमेंट ही काफी बड़ा दिया हुआ है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर एक वर्ष में उसी राशि का 729/625 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 10,000 पर उसी ब्याज दर से 2.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, आर निकालना होगा। अर्धवार्षिक संयोजन हेतु दिया हुआ है दर, जो दिया हुआ है r/2%। समय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2t, तो यानी 729/625 बराबर हो जाएगा 1 + r बटा कितना हो जाएगा 200 के 2t, क्योंकि r/2 है तभी ये 200 आ गया है। ये हो जाएगा 27/25 के स्क्वायर बराबर 1 + r बटा 100, 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा। क्या है 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 27/25 बराबर 200 + r बटा 200 हो जाएगा। यहाँ से 27 गुना 200/25 बराबर हो जाएगा 200 + r बराबर आ जाएगा 16%। कितना आ जाएगा 16%। अब r तो हमारा 16% आ गया। दूसरा में कह रहा है कि t बराबर 5/2 है। अब मूलधन जो है वो कितना है, वो 10,000 है। क्या है 10,000 है, तो इससे निकल जाएगा हमें क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज बराबर हो जाएगा p × 100 + r बटा 100 के स्क्वायर इंटू 1 + r बटा 2 × 100 क्यों है 2.5 वर्ष है, यानी कि 2 वर्ष को निकालें फिर 2.5 वर्ष को अलग से निकाल के गुना कर दे रहे हैं, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा कितना 116/100 के स्क्वायर इंटू 1 + 16/200 -1। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा कितना 29/25 गुना 29/25 बटा 100 के स्क्वायर इंटू 1 + 16/200 -1। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा कितना 29/25 गुना 29/25 और 1 + 16/200 को लिख सकते हैं कितना 27/25। क्या है 27/25 और -1। बस इसे सोल्व कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो मान कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 10,000 गुना 7082 बटा 15,625। कैलकुलेट कीजिएगा आ जाएगा 4532.48, यानी सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4532, बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
थोड़ा इसमें कैलकुलेटिव है, पहले आर निकालना है, फिर टी 5/2 है, मूलधन 10,000 है, उसी आर पर कितना हो जाएगा, तो 4532 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न संख्या जो है वो सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न संख्या है जो सबसे बड़ी निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, 6/11 को लिख सकते हैं 0.545, 13/18 को लिख सकते हैं 0.722, 15/22 को लिख सकते हैं 0.681, 19/36 को लिख सकते हैं 0.527, 25/33 को लिख सकते हैं 0.757। सबसे जो छोटी हो जाएगा वो क्या, सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न जो 25/33 हो जाएगा, 25/33 हो जाएगा। 1/4 का 1.1/2 भागा 3.1/2 माइनस 1.1/4 का इस तरह मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी इसमें बोर्ड मास लगा देना है। ये हो जाएगा कितना, 3/8 हो जाएगा, 3/8 भागा हो जाएगा 9/4 का 3/2 माइनस 3/2 गुना 4/9 प्लस 4/3। इसे हल करते जाइएगा, आ जाएगा 7/9। क्या है, 7/9 बी हो जाएगा। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.676 होता है। और छोटी लाइन का जो होता है वो 0.762 से लेके कितना होगा, 0.610 मीटर तक होता है। क्या है, मीटर तक होता है। निम्नलिखित में किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था, सम्राट अकबर ने। सही जवाब हो जाएगा दिल्ली के जामा मस्जिद। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां द्वारा कराया गया था। आगरा किला, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, ये सभी जो है वो अकबर के द्वारा कराया गया था। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व में। और उस समय जो है वो कौन सा राजा था, तो वो था धनानंद। क्या है, धनानंद था। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु का नाम जो था वो अरस्तु था। सिकंदर का सेनापति जो था वो सेल्यूकस निकेटर था। अगला है, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, अभय के। वह प्रथम भारतीय कवि अभय के थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपने कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय है। कांग्रेस पुस्तकालय की स्थापना 24 अप्रैल 1800 ईस्वी में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। और इसका आंसर हो जाएगा डी, रियाद में। क्या है, रियाद में। यह ऐतिहासिक बैठक का उद्देश्य भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सावित्रीबाई फूले ने। क्या है, सावित्रीबाई फूले ने। सावित्रीबाई फूले का संबंध जो है किससे था, तो माली समुदाय से था। क्या, माली समुदाय से था। और इनका विवाह जो है हुआ था वो ज्योतिबा फूले के साथ हुआ था। क्या, ज्योतिबा फूले के साथ बुक लिखे थे गुलामगिरी। क्या है, गुलामगिरी। सावित्रीबाई फूले 1863 ईस्वी में बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना भी किए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्याओं को चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह के, अगर 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 59 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये सब जब जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा। और 84 168 में संबंध क्या है, 2 से गुना करेंगे तो 168 आ रहा है। यानी इन बाहर वाला चारों के स्क्वायर करके जोड़ के 2 से गुना करना है। दूसरी आकृति में उसी तरह है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 16, 8 दूनी 64 और 6 36। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120, गुना 2 से करेंगे तो अंदर वाला आ जा रहा है 240। शुरुआत में भी उसी तरह करेंगे तो 121 प्लस 25 प्लस 9 नमा 81 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 227, और गुना 2 करेंगे
तो हो जाएगा कितना 454। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, दिए गए प्रश्न विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो पर्याप्त है। कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही? एबीसी की बिक्री जो है वो कैसी रही? तो कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे। उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। कथन 1 और 2 दोनों ही उचित जवाब देने के लिए जो है वो पर्याप्त है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्न 4 शब्दों में से 3 शब्द एक समान है, एक असमान है। असमान शब्द को हमें चयन करना है, तो इसमें एक हो जाएगा कुंठा। बाकी मधुमेह, रक्तहीनता और उच्च रक्तचाप जो है वो बीमारी है, कुंठा कोई प्रकार का बीमारी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन को इस रूप में लिखा जाता है, तो बेटिंग को किस तरह लिखा जाएगा? तो आइए सबसे पहले देखते हैं। DISTRIBUTION है, उसे लिखा गया है SIDIRTTUBNOI लिखा गया है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि S को यहाँ लाया गया है, I को यहाँ लाया गया है, D को यहाँ लाया गया है। T को कहाँ लाया गया है? यहाँ। I को यहाँ, R को यहाँ लाया गया, B को यहाँ, T को यहाँ, U को यहाँ लाया गया है, I को यहाँ, O को यहाँ, N को यहाँ लाया गया है। यानी 3-3 का जोड़ा बना के आड़े तिरछे करके बीच वाला को सीधा किया गया है। ठीक उसी तरह अगर लिखेंगे ABBREVIATING, इसमें 3-3 के बैठाते हैं तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A, बीच वाला B ही रह जाएगा। ये 3 को बैठाएंगे, ये B हो जाएगा, R हो जाएगा, E हो जाएगा। ये 3 को बैठाएंगे, T होगा, I होगा, बीच में A हो जाएगा। ये 3 को बैठाएंगे, G होगा, N होगा, I होगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 94 का कौन सा आ जाएगा? तो C आ जाएगा। क्या है? C आ जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसे संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर 8 करते हैं और गुना 6 - 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 8 × 5 = 40। ये अगर 5 रहता तो ये दोनों से गुना करते हैं तो 40 आ जा रहा है। क्या रहा है? 40 आ रहा है। देखते हैं दूसरा में क्या ये सही हो रहा है। 20 × 25 करते हैं तो 500 बिल्कुल आ रहा है। 14 और 1 यानी 13 × 7 करेंगे, 7 × 21, 2 7 2 9 91। 91 आ जा रहा है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या का जो है वो चयन करें। तो ये जो है वो 2 के स्क्वायर है, ये 5 के स्क्वायर है, 11 के स्क्वायर है। उसके बाद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या से कुछ रिलेटेड हो रहा है। 2 3 5 7 11 13 17 19। तो 2 का तो स्क्वायर कर दिया गया, 3 नहीं किया गया, 5 के स्क्वायर किया गया, 7 नहीं किया गया, 11 के किया गया। अब 13 नहीं 17 के स्क्वायर किया जाएगा। तो 17 का स्क्वायर जो है 289 होता है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। जब एक दर्पण दी गई आकृति की दाईं ओर रखा गया है तो उसकी सही दर्पण छवि का जो है वो चयन करें। इसका जो सही छवि हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी में। क्या हो जाएगा? बी में हो जाएगा। कंप्यूटर एक अक्षर को संग्रहित करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 बिट का। कितने का? 8 बिट का करता है। परमाणु संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा आयतन घेरते हैं, बिल्कुल सही। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, ये बिल्कुल सही है। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है, ये भी सही है। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के द्रव्यमान संख्या में उस तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के द्रव्यमान संख्या में उस तत्व के परमाणु संख्या घटाकर ज्ञात की जाती है, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह एक समतल दर्पण के संपर्क में यह कार्य करेगा किसे? तो उत्तल दर्पण की तरह, जिसकी फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर होगा। अवतल लेंस के एक जो है अपवर्तक तल को अगर रजतीत करते हैं यानी रंगते हैं तो वह क्या करता है? उत्तल दर्पण की तरह जो है व्यवहार करने लगता है, उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करने लगता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये था प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट CVT 1 के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।